हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों इस लेक्चर से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने जीएस पेपर 4 की, विच इज़ अबाउट एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये पेपर बाकी जर्नल स्टडीज़ के पेपर से काफ़ी अलग है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, आपकी आंसर्स करने की जो एबिलिटी होनी चाहिए, आपका जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का जो फॉर्मेट होता है, वो जो आपके कोर पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, ये पेपर उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड पूरे यूपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर वाला जो ये पेपर है, वो जीएस पेपर 4 ही है। और उसका पूरा जो सिलेबस है वो, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, प्रीलिम्स जिस भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर रखा होता है और जिसको भी मेंस लिखने का मौका मिल रहा है, चाहे कोई मेंस पहली बार लिख रहा है या अपने 6th अटेम्प्ट में लिख रहा है, मेरा यकीन मानो उन सब की नॉलेज एक बराबर के लेवल पर होती है। वो अलग बात है कि किसी का तुक्केबाजी से प्रीलिम्स क्लियर हो गया हो, ऐसे कैंडिडेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन 99% कैंडिडेट्स की जिन्होंने सिंसियर अटेम्प्ट देकर अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा और बिना लक फैक्टर के, मेहनत के थ्रू उन्होंने प्रीलिम्स को निकाला और मेंस लिखने का उनको मौका मिला है। चाहे उनका पहला अटेम्प्ट है, चाहे 6th अटेम्प्ट है, जर्नल स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में सबकी नॉलेज बराबर होती है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं कोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, वो सारे कैंडिडेट्स के 19-20 का आप हल्का सा फर्क कह लो, बल्कि मैं तो कहूँगा 19.5 या 20 का फर्क होता है, तो वो सबके सेम होते हैं। और ये मेंस की जो आंसर शीट्स आती हैं वो खुद जस्टिफाई करती हैं इसको। जब कैंडिडेट्स को अपने मार्क्स पता लगते हैं तो जनरल स्टडीज पेपर 1, 2 एंड 3 के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स। जो रैंक को डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर होता है या फिर जो आपको रिक्वायर्ड सर्विस चाहिए होती है, उसके लिए 3 पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 ऐसे, नंबर 2 आपका ऑप्शनल डिसीजन। आपका यहां पर बहुत सही होना चाहिए ऑप्शनल को लेकर। कुछ ऑप्शनल यूपीएससी की साइड से ही ऐसे हैं जहां पर मार्क्स नहीं आते हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लो। अब ये सुनकर आप लोगों को मेरा कोई मकसद नहीं है डीमोरलाइज करने का, लेकिन ऐसा है। और उसके बाद आपका जो पेपर आता है डैट इज जनरल स्टडीज पेपर 4। अब ऐसा क्यों? सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले ये चीज समझना जरूरी है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि अगर आपको रिक्वायर्ड रैंक, डिजायर्ड रैंक या डिजायर्ड सर्विस अगर चाहिए, तो इन 3 पर मेहनत करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें मार्क्स की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 के अंदर मार्क्स के अंदर वेरिएशंस कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ऐसे के अंदर कुछ कैंडिडेट्स के ऐसे भी मार्क्स होते हैं कि उनके जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 के अंदर तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऐसे के अंदर किसी किसी को तो 25 नंबर मिल रखे होते हैं, 50 नंबर आ रखे होते हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनके ऐसे के अंदर 160 और 180 तक मार्क्स आ रखे हैं। और जहां एक एक नंबर पर 15-15 रैंक बदल जाती हैं मेंस के अंदर, एक एक रैंक पर 2-2 आईएएस आईपीएस बन जाते हैं सेम मार्क्स पर, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ कैसे डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकती है। ऑप्शनल, इसकी तो इंपॉर्टेंस है ही। अब आपका क्या ऑप्शनल है, आप उसमें कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्रीवियस रिकॉर्ड्स उसका क्या रहा है, ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। लेकिन ऑप्शनल काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ऐसे के अंदर मेहनत करना, बिकॉज ऐसे राइटिंग कोई कितना भी आपको बता ले, वहां पर ऐसे राइटिंग का सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स जो कि आप जीएस पेपर 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हो, उनकी नॉलेज को इंग्रेन करते हुए, प्लस जीएस पेपर 4 का सहारा लेते हुए आपको मल्टीपल डायमेंशंस को एड्रेस करना होता है अपने ऐसे के अंदर। ऐसे क्या है, आपको एक टॉपिक दे रखे हैं, 8 टॉपिक दे रखे हैं, किसी भी 2 पर आपको ऐसे लिखना होता है। अब वो एक फ्री फ्लो वाली शीट है, आपके पास 10-15 पेजेस है, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप लिख सकते हो, लेकिन उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मार्क्स की वेरिएशन होती है ऑप्शनल में, ऐसे में। जीएस पेपर 4 जो है वो थोड़ा सा डाइसी होता है। अब कुछ कैंडिडेट्स आप अगर देखोगे यूट्यूब पे, अगर आप टॉपर स्टॉक सुनते हो,
तो वहां पर कुछ कैंडिडेट्स आपको कुछ ऐसा रिव्यू भी देते हैं जिसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। वो कहते हैं कि एथिक्स के लिए आपको कोई सेपरेट मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एथिक्स एक ऐसा पेपर है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करो और ऑन द स्पॉट वहां पर केस स्टडीज को और जो अपना थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ऐसे कि मतलब दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है इट इज ऑल अबाउट थ्योरी, दूसरा सेक्शन होता है इट इज ऑल अबाउट केस स्टडीज। आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी होती हैं, आपको एथिकल डायमेंशंस को एड्रेस करते हुए उन सिचुएशंस के अंदर सॉल्यूशंस देने होते हैं। तो उससे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी यूपीएससी चेक करने की कोशिश करता है। ये डाइसी इसलिए है बिकॉज एथिक्स के अंदर यू कैन स्कोर अराउंड 200 या 200 प्लस मार्क्स ऑल्सो आउट ऑफ 250 मार्क्स। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे सिंसियर कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनके जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 के अंदर ट्रैक रिकॉर्डिंग मार्क्स आ रखे हैं, जिनको आज तक और कोई ब्रीच नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पर एथिक्स की वजह से जो रिजल्ट आया, मार्क्स ऐसे मिले एथिक्स के अंदर कि एथिक्स की रिजल्ट की वजह से उस बंदे का या उस बंदी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहां पर भी ऐसा गेम है कि आपको 25, 30, 50, 70, 100 नंबर मिल सकते हैं और कुछ कैंडिडेट्स को 150 प्लस, 180 प्लस, इवन 200 तक मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस पेपर की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। हमें यहां पर यूज करना पड़ता है एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को, दैट इज साइकोलॉजी। और प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें बात करनी होती है जहां पर आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए, और ये प्रॉब्लम्स कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे आप जीएस में लिख देते हो कि इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई होनी चाहिए वो एथिकल डायमेंशंस के थ्रू होनी चाहिए, और आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मोरालिटी दिखनी चाहिए। अच्छे और बुरे के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज का लेक्चर जो हम शुरू करेंगे, मैं आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स से रूबरू करवाऊंगा। इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। वहां पर सबसे पहले आज के लेक्चर में हम एकदम से जल्दी जल्दी जंप ना करते हुए सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे जिसके बारे में ये पूरा पेपर है, और आपका इस पेपर का करियर पूरा उन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिली इनिशियल लेक्चर में, तो आपका पूरा का पूरा एथिक्स का गेम बिगड़ जाएगा। यहां पर आप जर्नल आंसर्स तो लिख सकते हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। लैंग्वेज मतलब आपकी लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में यूज होती है। इसलिए किसी का अगर साइकोलॉजी ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है ऐसा ऐसा हो जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन अगर किसी का साइकोलॉजी ऑप्शनल है, उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रखा है, वो पर्सन एथिक्स के आंसर को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस कर पाता है। बिकॉज एथिक्स का बहुत सारा सिलेबस, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है वो आपकी जो 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी है ना, उससे आप उन टर्म्स को सीख सकते हो। और 11th-12th की एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एथिक्स के सिलेबस के अंदर हमें गिवन है। ठीक है, तो हम अपनी डिस्कशंस में अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे, सब्जेक्ट को बहुत सिंसियर तरीके से। वी विल नॉट बिहेव लाइक व्हाट इज बीइंग सेड बाय द टॉपर्स के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करके आपको, क्योंकि पूरा फ्रेश एक नया पेपर मिलेगा तो हम वहीं पर जाकर आंसर लिखेंगे, ये एक सुसाइडल स्टेप होता है। अब ऐसे तो फिर सारे जीएस के क्वेश्चंस भी 20 के 20 जो पेपर 1, 2 एंड 3 के अंदर आते हैं वो भी फ्रेश आते हैं। आप कितना भी पढ़ जाओ, 20 के 20 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे तो फिर कुछ भी मत पढ़ो प्रीलिम्स के बाद, वहीं जाकर आंसर लिख लेना पहली बार। ये बेवकूफ़ी वाले स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये मानकर चलो कि अगर आप किसी चीज़ में वीक हो या अगर आपको डर लगता है तो आप अपने आप को खुद बचा सकते हो। दूसरों के सॉल्यूशंस आपके लिए एक हद तक काम आ सकते हैं, बट आपकी अप्रोच बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और किसी भी डर को, जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में अगर आपको डर लगता है, वहां पर एक ही चीज़ काम आती है आपके, प्रॉपर तरीके से सिलेबस, अच्छे रिसोर्सेज और पीवाईक्यूज को देखना। एथिक्स के अंदर भी यही है। अब एथिक्स के अंदर अभी तक आपको दोस्तों इतनी सारी बातें बताकर थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा। इस डर को हम पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। एक अच्छी बात है इस पेपर के अंदर,
वो क्या, अगर आप 2013 से इस पेपर को देखना शुरू करो थ्रू PYQs, 2013 से यूपीएससी ने इसको लॉन्च करा था इस सब्जेक्ट को, तो अगर आप 2013 से अभी हमारे पास 2024 तक के जो PYQs हैं यूपीएससी के, जब से सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4, उसके PYQs हमारे पास अवेलेबल है, राइट, 10-11 साल के अवेलेबल है। बहुत सारी केस स्टडीज, इनफैक्ट मैं कहूंगा 80 to 85% जो केस स्टडीज हैं वो रिपीटेड थीम्स के ऊपर आती हैं, जहां पर अगर आप PYQs को अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एक साल का जो किसी एक साल जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आप किसी और साल में रेडीमेड एक आपके पास एक आंसर रेडी होगा जिसको आप किसी और की स्टडी में पुट कर सकते हो, और ऐसे आप अपने अपने टाइम को बचा सकते हो। एथिक्स को प्रिपेयर करते वक्त एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर जो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस वाला जो एस्पेक्ट है जो आपका जीएस पेपर 2 है, उसके अंदर आपको गवर्नेंस को बहुत अच्छे से एड्रेस करना है, क्योंकि एथिक्स के केस स्टडीज में आपको हमेशा एक भूमिका दी जाएगी निभाने को। आपको बोला जाएगा आप एक बैंक के मैनेजर हो, आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, आप एक मनरेगा स्कीम के अंदर काम करने वाले एक ठेकेदार हो, या फिर खुद एक वर्कर हो कहीं पर, या फिर मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत आप जो है जो कुक्स हायर होते हैं स्कूल के अंदर, जो बावर्ची रखे होते हैं, आप उनको मॉनिटर करते हो और वो कुक दलित है, और स्कूल के बच्चे जो है उनके पेरेंट्स आकर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि दलित एक जो पर्सन है जो कि कुक है, जो कि मिड डे मील स्कीम का खाना बनाता है सरकारी स्कूलों के अंदर, हमें उससे खाना नहीं खिलवाना अपने बच्चों को। तो आपको हमेशा एक भूमिका दी जाती है, पहले आपको जो केस स्टडीज है वो लंबी चौड़ी बातें करके आपको एक पूरी भूमिका देंगी, एक पूरा जो चक्रव्यूह है उसमें फंसाएंगी। फिर आपका वहां पर एक रोल होता है, आपको बोला जाता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और फिर इनके सॉल्यूशंस दो। तो अगर आपका गवर्नेंस एज अ सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग है तो आपके सॉल्यूशंस देने की जो अप्रोच है वो काफी अच्छी रहेगी, बिकॉज गवर्नेंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव का एस्पेक्ट आता है, ठीक है, किस तरीके से आप चीजों को समझते हो, अच्छे सॉल्यूशंस देते हो, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज या अलग अलग कामों के साथ, फिर चाहे वो प्राइवेट ऑफिस के काम हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई कॉन्टेक्स्ट आपको दे रखा हो, ये सरकारी दफ्तरों का कोई कॉन्टेक्स्ट दे रखा हो, ये सारी चीजें आप जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर सीखते हो। तो जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस के अंदर जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है उसको आप यहां पर जीएस पेपर 4 के अंदर अगर आप यूज करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएंगे। एंड डोंट वरी, इतनी सारी चीजों में मैं एकदम से अभी आपको नहीं फंसाऊंगा, मैं आपसे यही मानकर चलूंगा और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा इस सब्जेक्ट को कि अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपने सिर्फ एक नाम सुन रखा है कि यूपीएससी ने एक सिलेबस दे रखा है जीएस पेपर 4 के अंदर जिसका नाम है एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, बट वी नो नथिंग अबाउट इट, एब्सोल्यूट जीरो नॉलेज है आपको। तो हम बिल्कुल बच्चों के लेवल की तरह, जैसे एक फ्रेश सब्जेक्ट करते हैं ना हम लोग, जब भी हिस्ट्री करनी होती है तो 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, फिर तमिलनाडु पढ़ी, फिर पूनम दलाल दहिया पर गए, फिर उपेंद्र सिंह पर गए, ऐसे ही एथिक्स के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा और कोई भी दिक्कत आपको इस पेपर के अंदर नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले जो सिलेबस का पहला पॉइंट है जीएस पेपर 4 के सिलेबस के अंदर, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये आपका सिलेबस का पहली जो लाइन है जीएस पेपर 4 के अंदर वो ये दे रखी है। इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम शुरुआत करते हैं अपने जीएस पेपर 4 के सिलेबस की। हम इसके अंदर एथिक्स का और ह्यूमन इंटरफेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इंसानों की ज़िंदगी में, अप्लाइड एथिक्स क्या होते हैं, कि जैसे एथिक्स आपने थ्योरेटिकल तरीके से सीख लिया लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, एथिक्स कैसे वर्क करते हैं प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में, और इसी के संदर्भ में आपको केस स्टडीज आती हैं। या तो मैं आपको बता रहा था ना कि आपको एक भूमिका दी जाती है निभाने के लिए, या तो आपको बोला जाएगा आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक जॉब करती हुई एक लड़की हो, आपने कुछ गलत चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन आपको डर ये लग रहा है कि अगर आपने उस मैनेजर की, उस बॉस की कंप्लेंट करी तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और आप अभी इस नौकरी को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो बिकॉज घर में आपकी माँ बीमार पड़ी हुई है, आपके लिए सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चुप भी नहीं बैठ सकते हो क्योंकि हो सकता है कि बॉस किसी कलीग को, या हो सकता है कि आपको ही एक सेक्सुअल फेवर देने की कोशिश कर रहा हो,
कोई मैनेजर या आपका सीनियर, और आप रोज उस टॉर्चर को सहन भी नहीं कर पाते हो। जब रोज वो सुबह आपसे बोलता है पर्सनली मेरे कमरे में आकर मिलो, आपको वो टच करता है या कुछ गलत बातें वो आपसे करता है, यू आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। आप कंसर्न रेस करना चाहते हो सीनियर्स को या पुलिस में उसकी कंप्लेन करना चाहते हो, लेकिन आप चुप हो क्योंकि घर पर आपकी माँ बीमार पड़ी हुई है और ये नौकरी आपको बहुत मुश्किल से मिली है। अगर ये नौकरी गई तो हो सकता है कि आप अपनी माँ का इलाज ना करवा पाओ और आपकी माँ मर जाए। ऐसे सिचुएशंस के अंदर, ऐसे डायलेमास के अंदर, इन इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को जब मुझे दो रास्तों के बीच में कुछ एक चूज करना होता है और मेरा मन बहुत विचलित होता है, इसको हम डायलेमा कहते हैं। ये आप धीरे धीरे करके सीखोगे। तो ऐसे डायलेमा वाली केस स्टडीज आपको प्राइवेट रिलेशनशिप्स के अंदर भी आएंगी, यानी कि जो प्राइवेट ऑफिस वगैरह होते हैं, जब आप प्राइवेटली कहीं काम कर रहे होते हो, और सरकारी दफ्तर के अंदर जब आप कहीं काम कर रहे होते हो, आपको ऐसी केस स्टडीज आती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक रिलेशनशिप वाला अगर मैं आपको एस्पेक्ट बताऊं, पब्लिक मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट विच इज एनीथिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट या फर्म्स या कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या कोई भी आपका प्राइवेट काम, दुकानदार हो आप या कुछ ऐसे हो। तो पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर कुछ केस स्टडीज ऐसे आती हैं कि एक बुजुर्ग जो आंटी हैं वो आपके ऑफिस में आ रखी हैं, उनकी पेंशन किसी कारणवश रुक गई है, वो काफ़ी चक्कर लगा चुकी हैं। अब आप उनकी पेंशन को शुरू तो कर सकते हो, लेकिन आप उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अब उनके पास अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो मिसिंग है। और अगर उनको पेंशन नहीं मिली तो उनका कोई खर्चा चलाने वाला है नहीं, वो बेचारी रोड पर आ जाएंगी या उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो आप जो है, आपको जो समझाया गया है सीनियर्स के द्वारा या ट्रेनिंग के अंदर कि बिना डॉक्यूमेंट के अंदर किसी की पेंशन, बिना डॉक्यूमेंट को किसी के देखिए किसी की पेंशन रिलीज मत करना, लेकिन आपसे उन माता जी का, उन बुजुर्ग आंटी का दुख भी नहीं देखा जा रहा है। अगेन आप एक डायलेमा के अंदर हो। ऐसी चीजों के लिए तभी मैं आपको बोल रहा था कि इस पेपर की अप्रोच डिफरेंट है। ऐसी चीजों के लिए आपको जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 का सिलेबस, आप चाहे पेपर 1 के अंदर जो आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आता है, पेपर 2 के अंदर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड आईआर आता है, पेपर 3 के अंदर आपका इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन इनमें से सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप अपनी कमांड बना भी लो, तब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना आपके लिए नामुमकिन हो सकता है अगर आपने इस सब्जेक्ट को लाइटली लिया। एक रीजन है इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का यूपीएससी के द्वारा। 250 नंबर का पेपर है, आपका करियर डिटरमाइनिंग फैक्टर है। मेंस लिखने का मौका मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखकर आ जाओगे और आपकी पीडीएफ में नाम आ जाएगा। इस पेपर को हमें बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर एड्रेस करना होता है। एंड एक डरावनी बात बस इस पेपर के बारे में ये है, दिस पेपर इज एक्सट्रीमली 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 लेंथी। 90% कैंडिडेट्स का एथिक्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता बिकॉज केस स्टडीज इतनी लंबी चौड़ी होती है और आप कितना भी पढ़ जाओ तो आंसर आपको फ्रेश बनाना होता है, तो वो पेपर कैंडिडेट्स का खत्म नहीं हो पाता है। लेकिन ये डरावनी बात दूसरों के लिए रहने दो। क्यों? एथिक्स के लिए टॉपिक बाय टॉपिक जो सिलेबस के अंदर हर एक लाइन दे रखी है, जैसे आज हम पहली लाइन पढ़ेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसको कोई सिस्टमैटिक ढंग से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है। आप अगर टॉपर के मार्क्स भी देख रहे हो ना एथिक्स के, मैं फिर भी आपको गारंटीड तौर पर ऐसा प्रिपेयर करवाऊंगा कि आप उन मार्क्स को भी ब्रीच कर सकते हो। टॉपर्स के मार्क्स उस साल के अंदर हाईएस्ट मार्क्स हैं एज कंपेयर टू 999 कैंडिडेट्स। अगर 1000 कैंडिडेट बैठे थे तो हो सकता है रैंक 1, रैंक 4, रैंक 7 या किसी के भी जीएस पेपर 4 के अंदर 150 नंबर आए, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। मैं आपको एब्सोल्यूट लिमिट पर लेकर जाने की कोशिश करूंगा कि आप उस पैरामीटर को भी ब्रीच कर सको। ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है सिस्टमैटिक ढंग से। तो जो पेपर कंप्लीट लोगों को नहीं हो पाता ना, क्योंकि इसलिए नहीं हो पाता है, उनके दिमाग में ये आता है कि हम कितना भी पढ़ लेंगे इस पेपर के बारे में, हमें थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता लग जाएगा, बट क्वेश्चंस तो सारे फ्रेश आने वाले हैं, तो क्या फायदा इतना ज्यादा गहराई से इसको प्रिपेयर करने का। हम जो केस स्टडीज आएंगी कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और कुछ भी अपने हिसाब से सॉल्यूशन देकर चले आएंगे, वो कुछ भी से काम नहीं चलेगा आपका। इसलिए लोगों का सोचने में, थिंकिंग में ज्यादा टाइम चला जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज पीछे होमवर्क करके नहीं गए हैं वो। और इस पेपर के अंदर अगर आप मेहनत कर लो ना, अगर आपके पेपर 1, 2 एंड 3 तीनों खराब जाते हैं और तीनों पेपर के अंदर अगर आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो मेंस के अंदर, कि जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता था, क्वेश्चंस लाइक एलिलोपैथी के ऊपर जब क्वेश्चन आया था, मैकब्राइड कमीशन के ऊपर जब क्वेश्चन आया था, दीज क्वेश्चंस वर सपोज टू बी लेफ्ट इन जीएस। 2016-17 के आसपास के क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ रहे हो और अगर आपको लगता है कि यार
दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में मेरा पेपर तो मेंस का जीएस पेपर 1 2 छूट गया, एक क्वेश्चन मुझे आता था, मैं तो लिख ही नहीं पाया, तब तक एग्जामिनर शीट ले गया मेरी। इस पेपर के अंदर आप मेहनत करके वो जो मार्क्स है ना वो कवर अप कर सकते हो और एक एज ले सकते हो दूसरे कैंडिडेट से। सिस्टमैटिक वे में आपको एक पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलना पड़ेगा इस पेपर को करने के लिए। फिर हम बात ये भी करेंगे कि एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम एथिकल डायलेमा कह रहे थे ना, कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, एक लड़की को उसका बॉस तंग कर रहा है, या एक बुजुर्ग महिला आपके दफ्तर आ रखी है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन उसकी पेंशन रुक रखी है। तो ऐसे एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। फिर ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, परिवार हमें कैसे वैल्यूज़ सिखाता है, लाइक जब भी कोई अंकल आंटी आए, बेटा नमस्ते करा करो, पैर छुआ करो इनके, कभी भी बड़े जब बात कर रहे होते हैं बीच में नहीं बोलना होता है। ऐसी बातें हम सीखेंगे। और फिर कुछ हम टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हर एक टॉपिक जो होगा, जैसे हमारा पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इससे रिलेटेड अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी की केस स्टडीज आ रखी हैं या जो क्वेश्चंस आ रखे हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो इस पेपर की झलक मैंने आपको एक दे दी है कि ये पेपर है किस बारे में। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करवाने से पहले मैं ये मानता हूँ कि पहले बच्चों को फेमिलियर करवा दिया जाए कि वो करने क्या जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, और बाकी क्लैरिटी आप जैसे जैसे पढ़ते रहोगे उसको आराम से आपको समझ में आती रहेगी। मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा इस पेपर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी इंट्रोडक्शन बहुत इजी है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने से हमारा फ़ायदा हमें ये लेना है कि हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स जो हैं उनसे अपने आप को रूबरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले राइटर हमें ये बता रहा है कि एथिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक बहुत इमेंसली इंपॉर्टेंट रोल है। अब इमेंसली वर्ड का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, फिर चाहे वो कोई सी भी सोसाइटी हो, किसी भी कंट्री के रहने वाले लोग हों, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एथिक्स की इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता जो है वो बहुत ज़्यादा सर्वोच्चनीय है, टॉप लेवल पर है। इसको कोई भी ह्यूमन सोसाइटी डिनाई नहीं कर सकती है। और ह्यूमन सोसाइटी का फंक्शन करना लॉन्ग लास्टिंग तरीके से विदाउट फॉलोइंग एथिक्स वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर हमें बताया जा रहा है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कि इंसानों की जो सोसाइटी है, इंसानों का जो समाज है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उस देश के अंदर किसी भी प्रकार का समाज है, किसी भी स्टेट के अंदर समाज है, तो एथिक्स हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में है क्या। एथिक्स दोस्तों सिंपली एक स्टडी होती है जिसके अंतर्गत आप ये जानने की कोशिश करते हो, ये कैसी स्टडी है जिसके अंतर्गत आप ये जानने की कोशिश करते हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू एक इंसान के बिहेवियर को लेकर। और इंसानों का बिहेवियर में यहां पर दो डायमेंशन आ जाती है। एक तो आप अपने खुद के बिहेवियर को मॉनिटर करते हो यहां पर, कि आप जो सोच रहे हो, आपका जो बर्ताव रहा है, आपने शाम को किसी से कुछ बोला, फ़ोन पर किसी के साथ चिल्ला दिए, या फिर आपने किसी को किसी चीज़ के ऊपर सुनाया या कोई बात समझाई, तो आप यहाँ पर एक तो अपने आप को मॉनिटर करते हो कि आपका बिहेवियर क्या सही था कि गलत था, एज वेल एज यू मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ अदर्स। डायमेंशंस यहाँ पर आप दो ही चेक करते हो हमेशा, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बिहेवियर। तो एथिक्स बेसिकली आपकी बिलीव्स होती हैं, आपकी सोच है कि व्हाट इज मॉरली करेक्ट
या फिर कोई चीज मॉरली कितनी एक्सेप्टेबल है। और जब हर एक पर्सन इन एथिक्स को मानने लग जाए, इनको फॉलो करने लग जाए, तो उसकी वजह से जो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। लोगों के बीच में जो टॉलरेंस की जो कैपेसिटी होती है कि आपका ओपिनियन मेरे से अलग है लेकिन फिर भी मैं आपकी पूरी बात को सुन रहा हूं बिना आपसे बहस करे, ये टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ती है। इससे समाज के लोगों के बीच में जो कोजाइवनेस की भावना होती है, वी फीलिंग, ये प्रमोट होगा अल्टीमेटली, जिसकी वजह से अगर सब लोग अगर एथिक्स को फॉलो करने लग जाए या एथिकल होने लग जाए, तो आप कह सकते हो कि वो सोसाइटी या वो जो नेशन स्टेट है वो एक वेलफेयर, हैप्पी एंड पीसफुल सोसाइटी बन जाएगी या पीसफुल कंट्री बन जाएगी। ये रेलेवेंस है दोस्तों एथिक्स की। ठीक है, तो एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। अब यहां पर दोस्तों हमें बता रखा था, ये जो पहला टॉपिक था इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आपका सवाल सबसे पहले मेरे लिए ये होना चाहिए कि सर ये एथिक्स वर्ड तो चलो आपने समझा दिया, इट इज़ अबाउट मोरालिटी या मॉरल एक्शंस। और अभी मैं आपको फ़र्क भी बताऊंगा कि मोरालिटी और एथिक्स में एक्चुअल में क्या फ़र्क है। अभी तो मैं आपकी ABCD की क्लासेस लेकर चल रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ बहुत सारी टर्म से। तो एथिक्स इज स्टडी है अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, और अबाउट बिलीव्स जो कि मॉरली करेक्ट है या एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर जो हमें सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक जो दे रखा है दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सारी टर्म्स को अलग करते हैं और सबसे पहले हम इसका डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं कि इंटरफेस का मतलब क्या है। अगर इस सिलेबस के अंदर ये पॉइंट दे रखा है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो इंटरफेस वर्ड का कुछ तो मतलब होगा ना। इंटरफेस का दोस्तों मतलब ये होता है, डिक्शनरी मीनिंग इसका ये कहता है टू बी कनेक्टेड विद समथिंग, टू बी कनेक्टेड विद समथिंग। इंटरफेस मतलब कोई भी चीज जो किसी और चीज के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर हमें सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है, कौन सी चीज किसके साथ कनेक्टेड है, कैसे एथिक्स कनेक्टेड है इंसानों की जिंदगी के साथ, और इंसान की जिंदगी कैसे कनेक्टेड है एथिक्स के साथ। ये लिंक समझना है हमें सिलेबस के पहले पॉइंट के अंदर। यानी कि रोल ऑफ एथिक्स या इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन अ पर्सनस लाइफ, ह्यूमंस लाइफ, और ह्यूमंस क्योंकि सोसाइटी और कंट्री के पार्ट है तो अल्टीमेटली एथिक्स एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की तरह इमर्ज होकर आता है। और इंसानों को अगर अपना जीवन सुखमयी बनाना है, पीसफुल बनाना है, वो चाहते हैं कि उनका देश, उनका समाज एक वेलफेयर स्टेट की राह पर चले, तो उनकी जिंदगी में एथिक्स उस एम या ऑब्जेक्टिव को, एक वेलफेयर सोसाइटी को बनाने का काम कैसे करवा सकते हैं, ये जानना है हमें इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन इंटरफेस का दोस्तों यहां पर क्या मतलब है। अब ह्यूमन इंटरफेस का यहां पर यह मतलब है, अभी तक हमने इंटरफेस वर्ड का मतलब सीखा था, अब हम यहां पर ह्यूमन इंटरफेस की बात कर लेते हैं और फिर इसको एथिक्स से कनेक्ट करेंगे। ह्यूमन इंटरफेस दोस्तों बेसिकली एक प्रकार के इंटरेक्शंस को दर्शाता है जो कि होते हैं इंसानों के बीच में। और इंसानों का इंटरेक्शन किसके साथ, कुछ एंटिटीज के साथ।
कुछ टॉपिक्स के साथ। अब किस प्रकार की हैं वो टॉपिक्स? वो टॉपिक्स हैं लाइक टेक्नोलॉजी विच इज़ द रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी, है ना। उसके बाद एक इंसान समाज का एक हिस्सा होता है, तो ह्यूमंस जो हैं वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इन सब इंटरेक्शंस को करते हुए हमें बस ये जानना होता है, अगर आप कनेक्ट करो कि एथिक्स यानी ह्यूमन इंटरफेस क्या है, कि इंसानों का ह्यूमन इंटरफेस, इंसान कनेक्टेड है किसी चीज़ के साथ। तो इंसान अपने जीवन में किन किन चीज़ों के साथ कनेक्टेड है? टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमें बेसिकली ये समझना होता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के बीच में लिंक करती हो, कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मान लो ये एथिक्स है, और ह्यूमन इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को अगर आप एक वर्ड मान के चल लो, ठीक है। तो इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि जब इंसान इन सारी चीज़ों के साथ, इन सारी एंटिटीज एंड टॉपिक्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से एथिकल कंसिडरेशंस इससे अराइज होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज इससे अराइज होते हैं इस इंटरेक्शन से। अब एग्जांपल देकर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंसानों का इंटरेक्शन है नंबर 1 टेक्नोलॉजी के साथ, मैंने आपको बताया है ना। तो आप आज के समय में जो ये इशू, ये जो डिबेट देखते हो ना एक तरीके से, एआई एंड ह्यूमंस, तो हम क्या कहते हैं कि एआई को यूज करते हुए ह्यूमंस जो हैं उनको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, और इसके साथ जो जुड़े हुए मल्टीपल डायमेंशंस हैं लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। अब वहां पर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कर रहा है एक टेक्नोलॉजी के संदर्भ में? क्योंकि आज के समय में अगर कोई भी एक पर्सन है, सिर्फ उसकी नॉर्मल सी एक फोटो को लेकर मैं एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, और एआई को मैं एक स्क्रिप्ट जनरेट करके जो भी कमांड दूंगा उसके बेसिस पर उसकी कैसी भी वीडियो मैं बना सकता हूं। अब मान लो कि मैं उस लड़के या लड़की की एक ऐसी वीडियो बनाता हूं जो कि उसको किसी एक बैड पोस्चर के अंदर दिखा रही है, लाइक अ काइंड ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, और वो भेजकर मैं उसकी फ्रेंड लिस्ट में उसको टॉर्चर करूं या उसकी बदनामी करूं, तो सामने वाला जो है वो कितना ज़्यादा परेशानी में आ सकता है, उसको कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है। तो अगर इंसान ऐसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को मानकर ना चलें, तो ये जो पूरी दुनिया आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने में लगी हुई है, ये बहुत सारे लोगों की आत्महत्या का रीजन बन सकता है। ऐसा एग्जांपल आप लिख सकते हो उसके अंदर, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा डायमेंशन पकड़ते हैं, ये धीरे धीरे करके हम इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में, ये एआई वाली चीज। उसके बाद सोसाइटी, ह्यूमंस जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। तो एथिक्स जो है वो ह्यूमन का इंटरेक्शन सोसाइटी के साथ कैसे डिटरमाइन करते हैं? बिकॉज अगर एक इंसान एक सोसाइटी का दोस्तों हिस्सा है, एक इंसान अगर किसी भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, किसी भी एक सोसाइटी का पार्ट है, तो वहां पर इंसान को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगा, समाज के अंदर सड़कों पर अपने सोसाइटी के अंदर कैसे भी मैं घूम लूंगा,
ये सोसाइटी मतलब आपकी ब्लॉक की सोसाइटी की बात नहीं हो रही, प्रॉपर जो समाज के अंदर जैसा आपको बिहेव करना होता है, आपको वैसे ही रहना होता है। तो समाज की हमेशा कुछ ना कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉर्म्स। एंड नॉर्म्स क्या होते हैं, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स which every member of a society is expected to follow। ये हो सकता है लिखे भी हों, ये हो सकता है ना भी लिखे हों, लेकिन हर एक सोसाइटी के मेंबर से एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको ये रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। अगर आप इन नॉर्म्स को वॉयलेट करते हो, ब्रीच करते हो, उनको इनका उल्लंघन करते हो, तो आपको सहन करना पड़ेगा सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट। फिर समाज आपको इज्जत नहीं देगा। आप कहोगे भाड़ में जाए समाज, मुझे लोगों की राय क्यों चाहिए। तो हो सकता है कि आप अपनी लिबर्टी या फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो, जो कि आपका समाज या जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो आपको अलाउ ना कर रहे हो अपनी लिबर्टी या फ्रीडम फुल तरीके से एंजॉय करने के लिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप अपनी लिबर्टी और फ्रीडम को अपनाते हुए अगर सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करते हो और सोसाइटी अगर आपका बहिष्कार कर देती है, तो आप पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर हैप्पी नहीं रह सकोगे। आप समाज के नियमों का उल्लंघन करते हुए आप बहुत ज़्यादा दिनों तक पीसफुल तरीके से, या कभी भी आप पीसफुल तरीके से नहीं रह सकते। किसी एक जगह की रियलिटी मान लो ऐसी है कि वो एक बैकवर्ड सोसाइटी है। एग्जाम्पल के तौर पर यूपी या बिहार के अंदर कोई एक विलेज है, वहां पर लड़कियों का चाल चलन और पहनावा एक सोसाइटल नॉर्म के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। कोई भी गांव है मान लो रैंडम, एक स्टोरी मेकिंग के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए, कि यूपी बिहार का मान लो कोई एक गांव है। अब उस गांव के कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हैं कि वहां लड़कियां ऐसी ही रहती हैं, दे डू नॉट वियर जीन्स, सूट ही पहनती हैं, सलवार कमीज ही पहनती हैं, चुन्नी डालकर चलती हैं अपनी छाती पर जब भी घर से बाहर निकलती हैं, किसी रैंडम लड़के से रोड पे खड़े होकर बात करने के लिए उनका घर परिवार कभी अनुमति नहीं देता है। अब ऐसी जगह पर जाकर आप अपनी फ्रीडम और लिबर्टी का नारा लगा तो सकते हो, मैं तो यहां शॉर्ट्स पहन के निकलूंगी, मैं तो यहां जीन्स पहन के निकलूंगी, मुझे तो रोड पे बिना कपड़े के घूमना है, इट इज़ माई लिबर्टी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या देख रहा है। लेकिन समाज आपका यहां पर बहिष्कार करेगा, और वो बहिष्कार कभी कभार हो सकता है कि आपके खिलाफ एक फिजिकल वायलेंस की फॉर्म में भी हो, कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगे, समाज के लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाएं कि तुम हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के नियमों को सिर्फ वॉयलेट नहीं कर रहे हो बल्कि उसका अनादर भी कर रहे हो। तो हो सकता है कि मिट्टी का तेल डालकर आपको जला दिया जाए। अब आप अपनी फ्रीडम और लिबर्टी के नारे में ठीक थे, लेकिन हर जगह के दोस्तों, हर एक सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं। दिल्ली जैसी जगह में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में, अगर आप किसी पब या किसी क्लब में जाते हो और वहां पर आप सलवार कमीज पहनकर जाओ, तो आप एक हंसी मजाक का पात्र बन जाओगे कि कितनी गवार सी लड़की है, कितना गवार सा लड़का है, गमछा पहनकर घूम रहा है क्लब के अंदर, इस पता नहीं फुकरे को पता नहीं किसने एंटर करने दिया यहाँ पर। आपका आपके गांव के अंदर
आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है ऐसे पहनावे को लेकर कभी किसी ने सवाल जवाब ना करो, कभी किसी ने मजाक नहीं उठाया, बल्कि आपकी इज्जत होती हो कि ये लड़की कितनी सुशील है, लड़का कितना ठीक है कि पूरे ढके हुए हैं ये। लेकिन शहरों में अगर ऐसे किसी पब या क्लब के अंदर, किसी पार्टी के अंदर अगर आप ऐसे कपड़े पहन के एंटर कर जाओ तो आपको गवार समझा जाएगा। तो वहां अलग तरीके के नॉर्म्स चल रहे हैं। और वहीं पर दिल्ली के, मुंबई के, कोलकाता, चेन्नई, कहीं के भी क्लब या पब्स के अंदर जिस प्रकार का ड्रेसिंग अटायर जो है, मान लो शॉर्ट ड्रेसेस है, बैकलेस ड्रेसेस है, फटी हुई जीन्स घुटनों से, ऐसे कपड़े पहनकर अगर आप किसी बैकवर्ड सोसाइटी, किसी रूरल एरिया के अंदर अगर आप आते हो और रोड पे घूमते हो, हर कोई आपको मुड़ मुड़ कर देखेगा इस नजरिए से कि या तो आप उसके समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, या फिर शायद से आपके टेलर के पास कपड़ा ही नहीं बचा था कि अब आपकी पूरी ड्रेस सिल सके। तो वहां आप मजाक का पात्र बन जाओगे और हो सकता है क्लब और पब में सब लोग आपको बोले क्या ड्रेस है तुम्हारी यार, कितने हॉट और कितने सेक्सी लग रहे हो तुम। अब यहां पर क्या दोनों लोग गलत हैं? गमछा जो पहनकर एक लड़का अगर क्लब में आए, या सलवार कमीज पहनकर एक लड़की आई है, वो उसको तो माँ बाप ने जैसे सिखाया वो तो ढककर ही आई है, लेकिन उसका मजाक बनाया जा रहा है। उसके दोस्त बोल रहे हैं कि तू साइड बैठ जा यार, हमारी रेपुटेशन जाएगी अगर हम कोई हमें देख लेगा तेरे से बात करते हुए। और गांव की सड़कों पर अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहनकर निकली है, कोई लड़का जो है जिसकी फटी हुई जीन्स है घुटनों से, रग्ड जीन्स पहन के वो निकल रहा है, तो उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसको गलत नज़रों से देखा जा रहा है, उसके माँ बाप को कोसा जा रहा है कि अपनी लड़की को शालीनता नहीं सिखाई। दोनों गलत नहीं है, लेकिन हमें ये सब्जेक्ट यही सिखाएगा कि आप जब ये फ्रीडम या लिबर्टी का नारा लगाते हो तो वो नारा राइट सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए। किसी समाज के सोशल नॉर्म्स अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप वहां पर जाकर गलत गलत सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने फ्रीडम और लिबर्टी का नारा लगा रहे हो, तो आपको एक ही चीज सहनी पड़ेगी, दैट इज सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट। यहां पर एथिक्स का रोल आता है, ऐसे आपका रोल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिटरमाइन करने के लिए। फिर एथिक्स का रोल एनवायरनमेंट के अंदर कैसे, ये हमारा एक टॉपिक भी है, और 2024 के अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो इसी टॉपिक से रिलेटेड था, दैट इज अबाउट एनवायरमेंटल एथिक्स। ये रहा एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स की डिबेट क्यों जरूरी है, या एथिक्स का रोल एनवायरमेंट के अंदर क्यों जरूरी है? सिंपल, आप यहां पर ऐसी चीजों को एसोसिएट कर सकते हो, ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो, और ऐसी चीजों को आप रिलेट भी कर पाओगे आराम से, कि आप एक कॉरपोरेट ग्रुप के पार्ट हो, बहुत बड़ी कोई आपकी कंपनी है, या फिर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो कि डेवलप्ड नेशन से बिलोंग करते हैं, लाइक यूएसए, या फिर यूरोपियन नेशंस। तो ये कंपनियां या ऐसे कंट्रीज के इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को मैक्सिमम पोटेंशियल पर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली ताकि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कुदरत से, पर्यावरण से मैक्सिमम लेवल पर हो सके इनका, ताकि ये अपनी जेबें जो हैं वो भर सकें। लेकिन एथिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड व्हेन इट बिकम्स एनवायरमेंटल एथिक्स, वो हमें ये बताता है कि कंट्रीज या इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर यूजिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज या एक्सप्लॉइटिंग देम फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, फॉर रेजिंग मनी, फॉर बिकमिंग लग्जूरियस, ये एंजॉइंग ए लग्जूरियस लाइफ, उनको पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज पर्यावरण
के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर हम अपने एथिक्स को भूल जाएं तो ये चीज ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? क्योंकि पर्यावरण के रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करते हुए पर्यावरण अगर जिस दिन अपने विकराल रूप पर आता है तो वो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं लेकर आता है। पहाड़ों पर आप लगे हुए हो मशीनें लेकर, आप इतना अफोर्ड, आप बड़ी कंपनियों को आप इतना अफोर्ड कर सकते हो कि आपने वहां पर ड्रिलर्स जो है खुदाई करने के लिए या माइनिंग मशीन हमने लगवाई हुई हैं, आप लगे हुए हो किसी प्लेट्यू को, किसी हिल को तोड़ने के लिए। और हो सकता है कि आगे चलकर आप उस जगह में लैंडस्लाइड्स का कारण बन जाओ, आप और आपकी कंपनी, जिसकी वजह से वहां पर जो हजारों घर परिवार हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिसकी शुरुआत यूके में हुई थी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, और आगे चलकर वो यूरोपियन देशों तक फैली और उसके भी आगे अमेरिका जैसे नेशंस में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लहर। उसके चलते ये सारा यूरोप का कॉन्टिनेंट प्लस अमेरिका उतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद हो गए। तो अपने आप को तो इन्होंने डेवलप कर लिया, अब ये डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बंदिशें लगाते हैं। आपको ना अच्छे से चलना चाहिए, अपने व्हीकल्स के अंदर पॉल्यूशन का ध्यान रखना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है आपको उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपने देश के अंदर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को ईजाद करना चाहिए, वो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए, पॉलिसीज़ के अंदर अपने अमेंडमेंट लेकर आना चाहिए। तो एक क्लैश देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू दिस एनवायरमेंटल डिबेट बिटवीन डेवलप्ड नेशंस वर्सेस डेवलपिंग नेशंस। किस चीज की डिबेट? डेवलपिंग नेशंस ये इल्जाम लगाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर कि आपने तो भाई साहब अपने आप को डेवलप कर लिया आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपके पास हाईटेक मशीनरी टेक्नोलॉजी, आपने तो अपनी जीडीपी को आसमान की ऊंचाइयों पर छुलवा लिया। हम लेकिन क्या करें? अब जब हमारी ग्रोथ की बात आई है तो अब आपको इश्यूज सूझ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फलाना डिग्मा जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं, क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही हैं। दुनिया में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, एंटार्क्टिका के अंदर जो ग्लेशियर पिघल रहा है वो इन सब चीज़ों की वजह से पिघल रहा है। तो हमारी डेवलपमेंट का क्या? हमारी डेवलपमेंट की तो आपने लंका लगा दी। तो या तो आप हमें फंडिंग दो या फिर हाईटेक मशीनरी हमारी तरफ भेजो, हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ समझाओ। नो हाउ का मतलब होता है ज्ञान देना। हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ समझाओ फिर कि हम कम से कम पॉल्यूशन करके कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न पा सकें अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी को बढ़ा सके, पर्यावरण का कम से कम नुकसान करते हुए जीडीपी को बूस्ट कर सके। आप दो ना सॉल्यूशन हमें। तो ये डिबेट चलती रहती है और इस डिबेट को कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ की डिबेट। ये अर्थ है, बीच में से इक्वेटर पास होता है। ऐसा माना जाता है कि इक्वेटर के ऊपर वाली जो भी नॉर्दर्न साइड पे जो कंट्रीज हैं दे आर रिच, और ग्लोबल साउथ इक्वेटर के नीचे वाली जो कंट्रीज हैं दे आर ईदर पुअर और डेवलपिंग नेशन। तो दोस्तों आपको समझ में आया? ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 3 की बात करी है क्योंकि मुझे पता था इन तीनों की बात करते हुए टाइम लग जाएगा। कि इंसानों का इंटरेक्शन 21st सेंचुरी के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ है, समाज के साथ साथ तो शुरू से रहा ही है, और पर्यावरण के साथ है। और पर्यावरण के साथ जब ह्यूमंस का इंटरेक्शन हो रहा है तो ये चैलेंजेस उभर कर आना आज के ज़माने में विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी नए चैलेंजेस आने लगे 21st सेंचुरी के अंदर। एनवायरनमेंट के साथ डील करते हुए नए चैलेंजेस आने लगे हैं, एज वेल एज सोसाइटी के साथ। सोसाइटी के साथ नए चैलेंजेस कैसे आने लगे हैं?
ये जो वेस्टर्न वैल्यूज है ना, लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसकी आड़ में बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फ्रीडम लिबर्टी का नारा लगाते हुए सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं और फिर उनको सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ता है। बहुत सारी जगह पर दूसरे धर्मों के अंदर शादी करना समाज की नजरों में अच्छा नहीं माना जाता। अब ये वास्तविकता है भारत की। आप ये कह सकते हो कि मॉरली इट इज नॉट राइट। समाज कौन होता है बोलने वाला कि मैं किससे शादी करूंगा किससे नहीं? मुझे, अगर मैं हिंदू हूं, अगर मुझे एक मुसलमान लड़की से प्यार है, वो तो मेरी चॉइस है ना। आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन जिस सामाजिक व्यवस्था का पार्ट हो, हिस्सा हो, आपका घर परिवार, आपका गांव, आपका मकान जहां पर है, आप वहां पर अगर ये अनुमति अगर आपको नहीं मिलती है समाज की तरफ से, एक सोशल सैंक्शन नहीं मिलता है, तो समाज के लोग आपको जीने नहीं देंगे पीसफुल तरीके से। फुकरे 2 मूवी का वो डायलॉग याद है ना मयूर? वो जाता है फैजल अली अपनी बंदी के साथ, तो सोसाइटी के अंदर वो लिविंग रिलेशनशिप के अंदर कमरा लेने की बात करते हैं। तो सरदार जी आते हैं वहां पर, कहते हैं कि बिना शादी के आप यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो सरदार जी कहते हैं कि मैडम फिर आप एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कमरा ले लो, इस सोसाइटी के लोग तो नहीं देंगे आपको लिविंग रिलेशनशिप के लिए कमरा। शादी कर कर अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो हम मकान का एग्रीमेंट बनवा देंगे। लिविंग रिलेशनशिप के लिए अगर आपको रहना है तो इस सोसाइटी के अंदर तो नहीं रह पाओगे आप। जो ब्लॉक कॉलोनी है, जो सोसाइटी है, वहाँ नहीं रह पाओगे आप। तो वो कहती है सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, कहता मैडम आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कमरा ले लो फिर। ये क्या दिखा रहा है? ये मूवीज कैसे बनती हैं? फुकरे 2 आज की मूवी है ना, और मूवीज हमेशा सोसाइटीज की रियलिटी के अनुसार बनती हैं। अगर राज कपूर, अमिताभ बच्चन की पुराने ज़माने की मूवी आज अगर रिलीज हो, कि जैसे लड़कियां पहले रोती थी, मार खाती थी, है ना, साड़ी पहनकर एक हाउसवाइफ बनी हुई है, ऐसी मूवीज हिट नहीं होंगी, क्योंकि वो लोग उनको आज की सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज की सोसाइटी अलग हो चुकी है। बात करने का तरीका, रहन सहन, पहनावे का तरीका, अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में बात करना, जिसको मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि हमारा पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है। पहले क्या है कि बच्चे डर डर के रहते थे माँ बापों के सामने, जिसको मूवीज हाईलाइट करती थी कि आप कुछ आवाज़ नहीं उठा सकते अपने पिताजी के सामने। और आज जैसे जो मूवीज़ बनती हैं लाइक 2 स्टेट्स, उसके अंदर अर्जुन कपूर क्या करता है, अपनी माँ को पिटते हुए देख नहीं पाता है, काफ़ी बचपन से देख रहा होता है, एक दिन वो चाटा उठा ही देता है अपने बाप के ऊपर, गाल पर उसके। तो सोसाइटी हमेशा ना, याद रखना, सोसाइटी किसी भी देश की हो दोस्तों, वो हमेशा इवॉल्व करती है। और जब वो इवॉल्व करती है तो उसके साथ साथ नॉर्म्स जो हैं वो भी चेंज होने लग जाते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर इन सब चीज़ों को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप दूसरे धर्म के अंदर शादी कर रहे हो, या फिर आप जो है ऑफिस अगर जा रहे हो तो आपको अपनी काम से, अपनी सैलरी से मतलब होना चाहिए। और अगर आप एक बॉस हो तो आपको अपने एम्प्लॉय की मेहनत से मतलब होना चाहिए। आप उससे ये नहीं पूछोगे हाँ जी भाई अपना आधार कार्ड दिखाओ, तुम अगर मुसलमान हो तो भाई सॉरी यार हम लोग मुसलमानों को तो नहीं रखते हैं, तुम अगर सरदार हो सॉरी यार हमारे यहाँ सरदार तो अलाउड नहीं है। शहरों में ये वाला काम अगर आप करने चले तो वहां पर कोई कमा ही नहीं पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस के अंदर बताया था कि जैसी डेवलपमेंट जब आती है ना किसी रीजन के अंदर, जैसी उस रीजन के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, समाज के अंदर डेवलपमेंट का पैरामीटर आता है। शहर क्या है, शहरों की डेवलपमेंट फास्ट है, इट इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर ये पूछे हाँ जी भैया रिक्शा रोकना, यहाँ तक चलोगे, पहले अपना धर्म बता दो ज़रा, या फिर अपनी जात बता दो, या कौन से गांव से हो तुम पहले ये बता दो। ओहो यार आप तो यार नीची जाति के यार आदमी हो यार, मुझे नहीं बैठना यार आपके साथ, मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों के साथ बैठता हूँ। शहरों में अगर ये होने लगा तो शहरों की इकॉनमी काम कैसे करेगी? यहाँ इंसान के पास इतना टाइम नहीं है सोचने का। और इसके पीछे रीजन है एकमात्र टूल, दैट इज शिक्षा, एजुकेशन। जैसे ही शिक्षा कहीं पर आती है, शिक्षा के साथ जो शिक्षित लोग होते हैं वो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर साइकोलॉजी हमें ये बताती है, मनोविज्ञान एज अ सब्जेक्ट हमें डिसिप्लिन ये बताता है, एज वेल एज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि जब लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो उनका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। अब गांव में ये वाली बातें चलती हैं कि हाँ भाई
तुम यादव हो कि कुमार हो कि बनिया हो कि पंडित हो, शादी की बात भी चलती है तो ऐसे प्रपोजल्स आते, देख लेना यार एक बारी, उनका जो परिवार है वो ब्राह्मण परिवार तो है लेकिन कान कुछ ब्राह्मण हो, वो उच्च जाति के ब्राह्मण हो। अच्छा वो मुसलमान है तो कौन से मुसलमान है, शिया हैं, सुन्नी है कि अहमदिया हैं? वो सरदार हैं तो जनरल कैटेगरी वाले हैं कि ओबीसी के अंदर आते हैं? नहीं नहीं यार, हम अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं करवा सकते हैं। उनकी परिवार की जो अ, एक सोशल लैडर है वो हमारे सामने कम है। समाज के लोगों को पता लगेगा तो हंसी मजाक उड़ेगा। और गांव के अंदर अगर आप दूसरे धर्म के अंदर शादी कर लो, जो बैकवर्ड सोसाइटी बैकवर्ड मेंटालिटी वाले जो एरियाज हैं, वहां पर आप आज भी अगर आप शादी कर लो किसी दूसरे धर्म के अंदर और सोने पे सुहागा अगर आपने लड़की भगा ली या भागकर शादी कर ली, तो गांव वाले या तो पीपल के पेड़ से आपको टंगा देंगे, मिट्टी का तेल डाल के या तो आपको जला देंगे, या सिंपली आपको गांव निकाला दे दिया जाएगा बिना आपको चोट पहुंचाए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है कि जहां पर एथिक्स का रोल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आता है, प्रोमिनेंस में आता है। अब राइट और रॉन्ग तो हम सीख गए दोस्तों इस लेक्चर के अंदर कि एथिक्स की स्टडी राइट एंड रॉन्ग है, और तीन प्रोमिनेंट एग्जांपल देकर कि कैसे इंसान टेक्नोलॉजी के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो एथिक्स का डायमेंशन लाइमलाइट में आता है। इंसान जब समाज का हिस्सा होते हैं तो एथिक्स की एक डिबेट सामने आती है। इंसान जब पर्यावरण को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर्यावरण से इन्फ्लुएंस होते हैं, तब भी एक एनवायरमेंटल एथिक्स नाम का एक डायमेंशन निकल कर आती है। तो राइट और रॉन्ग तो मोरालिटी भी होती है। जैसे जो मॉरल जो टर्म है ना, ये मॉरल या फिर आप जिसको मोरालिटी कहते हो, सही और गलत की बात तो मोरालिटी में भी है। और सही और गलत की बात आप मुझसे कहोगे कि सर अभी आप बोल रहे थे ये तो एथिक्स का पार्ट है, अब आप कहने लगे कि मोरालिटी के अंदर भी राइट और रॉन्ग होता है। अगर मैं आपको मोरालिटी की दोस्तों डेफिनेशन बताऊं ना, मोरालिटी भी एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है अबाउट राइट एंड रॉन्ग। अब आप कहोगे सर एथिक्स भी तो यही है, आप जो बोल रहे थे इट इज अ स्टडी अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तो फिर एथिक्स एंड मोरालिटी में फर्क क्या हुआ? क्या एक ही टर्म है दोनों? जनरल स्टडीज में दोस्तों आप इसको एज अ एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन एथिक्स के पेपर के अंदर नहीं। तो फर्क क्या होता है, इसको जानने के लिए बने रहिए अगले लेक्चर तक। अगले लेक्चर में हम इस डिबेट को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।